वेलकम स्टूडेंट्स। ईपीडीएस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे मैं आप सभी का वीडियो लेक्चर्स की बिगिनिंग में स्वागत करता हूँ। आज से हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम कवर करेंगे वो हमारा होगा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो ऐसे हैं: इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी के कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमी एक सर्कुलर आउटफ्लो में काम करती है कैसे, हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी की अपने मीनिंग्स होते हैं, अपनी एब्रीविएशंस होती हैं। तो ऐसे इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी के 3 E's कौन से हैं, उनका क्या मतलब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, कोई भी सोसाइटी कितनी ज़्यादा रिच है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए इन टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में डीप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के बाद आउटपुट के तौर पे निकाली गई स्टडी होती है। इसी तरह इकोनॉमिक्स भी एक टाइप की स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन किसके बारे में, रिसोर्सेज का, और उस इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन से बेस्ट आउटपुट क्या निकलता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक सोसाइटी के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती है जिसके पास रिसोर्सेज फुलफिल्ड हो। हर सोसाइटी के पास किसी न किसी रिसोर्स की स्कैरसिटी रहती है। उस स्कैरसिटी होने के बाद भी वो सोसाइटी उन रिसोर्सेज का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन करके क्या आउटपुट दे पाती है, उस चीज़ की थ्योरेटिकल स्टडी जो होती है उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और जो लोग इस स्टडी को करते हैं दे आर कॉल्ड इकोनॉमिस्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हर सोसाइटी के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं। तो आइए ज़रा समझते हैं कि ये रिसोर्सेज होते कौन से हैं। किसी भी सोसाइटी के पास 4 रिसोर्सेज होते हैं। दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आइए इनको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंड की। ठीक है, लैंड क्या होती है। मान लीजिए कि मैंने सोचा मैं एक कंपनी लगाऊंगा। ठीक है, वो कंपनी कैसी होगी, वो होगी एजुकेशन टाइप, जिसमें मैं लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। अब कंपनी को रन करने के लिए मुझे बेसिकली 3 प्राइम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो 3 प्राइम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। सबसे पहले मुझे चाहिए स्पेस, सेटअप, जहाँ से मैं अपनी कंपनी चला पाऊँगा। दूसरा मुझे चाहिए टीचर्स। ठीक है, तीसरा मुझे चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर। अब होगा क्या इस केस में, जो स्पेस और सेटअप है, कहने का मतलब है कि वो जगह जहाँ से मैं मेरी कंपनी को रन कर पाऊँ और टीचर्स की मेहनत से स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, उस जगह, स्पेस, सेटअप, आप उसको कुछ भी बोल लो, उसको इकोनॉमी की भाषा में बोल लेंगे लैंड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस जगह खरीद ली, मैंने अच्छी बिल्डिंग वगैरह सब सेटअप करके, ब्लैक बोर्ड वगैरह सब बना के क्लासरूम तक रेडी कर दिया सब कुछ। तो जो क्लासरूम तक की कहानी है उसको मैं बोलूँगा सेटअप, जगह को बोलूँगा स्पेस, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के मैं इकोनॉमी की भाषा में बोलूँगा लैंड। ठीक है, अब खाली लैंड से तो मेरा काम चलेगा नहीं। मुझे इस लैंड पे काम करने के लिए क्या चाहिए, मैन पावर। ठीक है, कुछ मैन पावर चाहिए भाई जो वहाँ पे जाके काम करेगी। इस कंपनी के केस में वो मैन पावर कौन होगी, टीचर्स। तो जो मैन पावर किसी बिजनेस को एक जगह के सेटअप की मदद से रन करती है, या जिसकी मेहनत लगती है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में, उस मैन पावर को हम लोग इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं लेबर। ठीक है, तो इस केस में लेबर हमारी हो जाएगी टीचर्स। क्लियर। अब टीचर्स कहाँ से आएंगे, पैसे से। भाई टीचर फ्री में तो पढ़ाएगा नहीं, टीचर को चाहिए पैसा। पैसा कौन देगा, ऑनर। ठीक है, तो जो पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा इस बिजनेस को रन करने के लिए,
इस पैसे को हम लोग बोलेंगे कैपिटल। इकोनॉमी की भाषा में किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या जो पैसा प्रॉफिट के तौर पे कमाया जाता है, उस पैसे को हम लोग कहते हैं कैपिटल। ठीक है, अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर, जो इन तीनों रिसोर्सेज का यूज़ करके कोई भी बिजनेस रन करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंपनी एनी काइंड ऑफ बिजनेस, जिससे वो कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रहा है इन तीन रिसोर्सेज की हेल्प से, उस बंदे को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। इसको हम लोग बिजनेसमैन की भाषा में भी जान सकते हैं, ऑनर के नाम पे भी जान सकते हैं, फाउंडर के नाम से भी जान सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में उसको कैसे समझते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में उस बंदे को बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। किसी भी नेशन, सोसाइटी या कंट्री की इकोनॉमी इन चार रिसोर्सेज पे काम करती है। ठीक है, अब ज़रा आगे चलते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है कि अभी मैंने जैसे कहा कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी सर्कुलर आउटफ्लो में काम करती है। अब इस सर्कुलर से क्या मतलब है, आइए थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस चार्ट में आपको इकोनॉमी के चारों रिसोर्सेज दिखेंगे, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लेबर, लैंड। अब ज़रा हुआ क्या कि एक इंसान था, उसके पास था पैसा, उसने उस पैसे से और पैसा कमाना समझा, तो उसने क्या किया, उसने उस पैसे को किया इन्वेस्ट, और उस पैसे से उसने खरीदी लैंड और लेबर। ठीक है, अब लैंड खरीद ली, लैंड का मतलब था कि उसने बिजनेस, बिल्डिंग वगैरह सब खड़ा कर लिया, उसके पास काम करने के लिए मैन पावर आ गई। अब ये मैन पावर क्या करेगी, अपना इनपुट लगाएगी। अब जो ये इनपुट लगा है, ये इनपुट क्या होगा, इनका खुद का दिमाग। किस चीज़ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बनी इनके दिमाग से या इनकी मेहनत से, ये काम करेंगी आउटपुट का। किसके लिए, कस्टमर के लिए। कस्टमर को बाद में ये सर्विसेज आएंगी पसंद, तो कस्टमर क्या बोलेगा, भाई मुझे ये चीज़ और चाहिए, इससे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर पैसा लगाएगा, इस सर्विसेज को और यूटिलाइज करेगा। वो पैसा कहाँ जाएगा, एंटरप्रेन्योर के पास। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लेगा और जो पैसा बचेगा उसको री इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, इस री इन्वेस्टमेंट से यही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, फिर लैंड और लेबर खरीदी जाएगी, फिर उसकी मेहनत से वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, फिर वो आउटपुट का काम करके कस्टमर के पास जाएंगी, कस्टमर उनको यूटिलाइज करेगा, उसे अच्छी लगेगी तो वो और ज़्यादा डिमांड करेगा, फिर पैसा एंटरप्रेन्योर के पास जाएगा। तो ये पूरा काम एक सर्कुलर आउटफ्लो में चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी नेशन, सोसाइटी या कंट्री की इकोनॉमी एक सर्कुलर आउटफ्लो में काम करती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, 3 इन इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी। देखिए, हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो स्पेसिफिकली हिस्टोरियंस थोड़ा उस चीज़ को अपने तरीके से समझते हैं। ऐसे इकोनॉमिक्स में 3 E's होते हैं। वो 3 E's क्या हैं, वो 3 E's हैं इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमिकल। अब ज़रा 1 बाय 1 इनको समझते हैं कि ये हैं क्या क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम इफ़ेक्टिवनेस के बारे में। तो इफ़ेक्टिवनेस से यहाँ पे क्या मतलब है, वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, मान लीजिए 2 आदमी हैं, ए और बी। ठीक है, मैंने बोला कि तुम्हें एक दीवार खड़ी करनी है 10 दिन के अंदर। तो ए ने क्या किया, उस दीवार को खड़ा किया 12 दिन में। भाई ठीक है, 1-2 दिन लेट हो गया, कोई समस्या नहीं है। और बी उसी काम को मुझे 8 दिन में करके दे देता है। तो मेरे तरफ से इफ़ेक्टिव कौन ज़्यादा होगा, किसने अपना काम इफ़ेक्टिवली पूरा किया, बी ने। क्यों, क्योंकि उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। तो किसी भी काम को करने में आप कितना टाइम बचा पाते हो, कितना टाइम सेव कर पाते हो,
वो आपकी इफ़ेक्टिवनेस शो करता है। ऐसे ही हम बात करें एफिशिएंसी, कि आप कितने एफिशिएंट हो, तो इसमें बात आती है कि आप कितना स्मार्टली काम कर पाते हो। ठीक है, इसमें स्मार्टली काम करने से मतलब ये है कि मैंने दो बंदों को दो काम दिए, एक ए था एक बी था। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को बोला कि भाई तुम्हें एक दीवार खड़ी करनी है, मैं उसके बाद तुम्हें अगला काम बताऊंगा। तो ए ने क्या किया, ए ने फटाफट अपनी दीवार खड़ी करी। बी वहीं ये सोचता रहा कि मुझे कितने टाइम में खड़ी करनी है, लेकिन ए ने फटाफट अपना काम निपटाया, वो अगले काम के लिए निकल गया। मतलब कौन जल्दी काम ख़त्म कर पा रहा है, कौन कितना एफिशिएंट है काम ख़त्म करने में। अल्टीमेटली आप कितना स्मार्टली अपने काम को कर पाते हो, अपना टाइम बचा पाते हो, अपनी एफिशिएंसी बचा पाते हो अगले काम के लिए, वो ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। बात करते हैं अब इकोनॉमिकल की। इकोनॉमिकल का क्या है कि जो भी आप किसी काम को करने की रफ कॉस्ट बता पाते हो ऑनर को। जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैंने कोई कंपनी लगाने की सोची एजुकेशन की, तो मैंने सामने वाले को एस्टिमेट दिया कि भाई मैं एक महीने के लिए 5 टीचर को 10,000 में ला सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो कोई आएगा नहीं, एक रफ आइडिया मान के चलते हैं। मैं खूब घुमा फिरा, मैंने बहुत भागा दौड़ करी, मुझे 8,000 में टीचर मिल गए, तो अल्टीमेटली मैंने 2,000 रुपये बचा लिए अपने। तो इकोनॉमिकल ये होता है कि आप कितनी कॉस्ट दे के उसमें से कितना बचा पाते हो। आप जितना ज़्यादा बचा रहे हो उतने ज़्यादा आप इकोनॉमिकल हो। तो इन चीज़ों को शॉर्ट में समझें, जिस चीज़ में आप कम टाइम में ज़्यादा का आउटपुट दे पाओ, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस। आप कितना स्मार्टली करके अपनी अगले काम के लिए एफिशिएंसी बचा पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मोर एफिशिएंट। और ज़्यादा कॉस्ट दे के आप कम में आउटपुट दे पा रहे हो, दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल यू आर। तो दीज आर बेसिकली 3 इज इन इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने बात करी कि इकोनॉमिक स्टडी होती है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इवन दो स्केयर टू बी यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली एंड प्रोवाइडिंग बेस्ट आउटपुट। द theoretical study of this concept is called economics, whereas these can be divided into 2 categories। ठीक है, हम इसको 2 कैटेगरियों में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ वन इज़ माइक्रो एंड द अदर इज़ मैक्रो। सॉरी, वो थोड़ा गलती से पेन टैप का हो गया। दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो। अब जब बात आती है कि रिसोर्सेज का यूज़, हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो एक अकेला बंदा उन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी इकोनॉमी की बात कर रहा है, या एक सोसाइटी जब उस रिसोर्स को यूज़ कर रही है और उसके बाद उसके आउटपुट की बात करी जा रही है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन, देन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेयर एज जब हम एक पूरी सोसाइटी के द्वारा यूजेज ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं और उसके इफेक्टिव आउटपुट की जो स्टडी होती है, उस स्टडी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो उस स्टडी को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम सोसाइटी की यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उस स्टडी को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, हाउ इज़ द रिचनेस ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी कैलकुलेटेड। सिंपल से कॉन्सेप्ट का सिंपल सा आंसर है बाय वेल्थ। अब मैं बोलूँ कि कोई आदमी कितना ज़्यादा अमीर है, तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि उसके पास कितना ज़्यादा पैसा है। इन द सेम वे कोई भी सोसाइटी या कोई भी नेशन या कोई भी कंट्री की जब रिचनेस डिसाइड करी जाती है तो वो उसकी वेल्थ से डिसाइड करी जाती है कि वो कितना ज़्यादा अमीर है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for attending the lecture. Hope seeing you soon. Thank you. Have a nice day.